अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज एक और दिन, एक और अदालती समाअत और बहुत सारे तशवीशनाक सियासतदानों की तरफ से बयानात जिनके ऊपर हमने अपने तज्जियाकारों की राय जानी है। सूरत हाल कुछ यूँ है जनाब कि इलेक्शन मुलतवी केस के ऊपर आज जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन तो कल ही माजरत कर चुके थे समाअत का हिस्सा बनने के लिए। आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया इस बेंच में शामिल होने से और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, जिसके बाद 3 रुकनी बेंच फिर अब इस केस की समाअत शुरू कर रहा है। आज जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपने आप को रिक्यूज़ किया तो उन्होंने कहा कि जी एक तो जो मुशावरत हुई और उसके बाद ऑर्डर ऑफ द डे यानी गुज़श्ता रोज़ का ऑर्डर था उसमें मुझसे मुशावरत नहीं की गई। 3 जजेस ने आपस में मुशावरत की और फिर मेरे पास ऑर्डर भिजवा दिया गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि वो बुनियादी नुक्ता यानी 1 मार्च का जो ऑर्डर था जिसके ऊपर ये कंसेंसस होना बाकी था, जिसको इस केस में बुनियाद भी बनाया गया इस एप्लीकेशन में कि इलेक्शंस की तारीख देनी है, वो कहते हैं वो बुनियाद ही सही नहीं है। वो कहते हैं उसके ऊपर पहले वजाहत होना बड़ा ज़रूरी है कि वो 4-3 का फैसला था या व्हाट नॉट। खैर उसके बाद ये जब रिजर्वेशन सामने आ गई तो उसके बाद 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू कर दी और उनसे इस्तदा की गई कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए इस अहम मामले के ऊपर। बार्स की तरफ से भी ये दरख्वास्त हुई, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी यही दरख्वास्त की, लेकिन ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फाजिल जज साहिबान ने। इसके ऊपर भी हम आगे जाकर बात करेंगे। बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं, तमाम तर रिमार्क्स को हम ज़ेर बहस लाएंगे, जिसमें से एक रिमार्क ये भी था कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन के लिए वो वक्फा कर लेंगे समाअत में, और अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो फिर आईनी किरदार अदा करेंगे। दौरान समाअत CJP साहब कुछ जज्बाती भी हो गए और फिर उन्होंने वजाहत भी दी, रिमार्क्स भी दिए, अपने तज्जियाकारों की राय उसके ऊपर भी जानेंगे। बहरहाल डेवलपमेंट्स कुछ यूँ भी कि मंदोखेल साहब का एक हमने आपको बताया इख्तलाफी नोट आया, फिर जस्टिस याया अफरीदी का जो सोमोटो के बारे में उन्होंने फैसला दिया था उसके ऊपर उनका तफसीली ऑर्डर भी जारी हो गया। साथ ही साथ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो एक फ़ैसला दिया था जिसमें उन्होंने सोमोटो लेने से मुतल्लिक जो रूल्स बनने तक मामलात को रोकने का हुक्म दिया था, उसको आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर जारी करके मुअत्तल कर दिया उस 3 रुकनी बेंच के फैसले को, जस्टिस काजी फायजीसा और अमीन के फैसले। खैर अदलिया के इख्तलाफात अब एक तरफ हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं, सब अपने फैसलों में इसका इजहार कर रहे हैं, वो अपनी जगह, लेकिन ये जो इख्तलाफात हैं ये सियासी रहनुमाओं के दरमियान भी हैं और ये जो सियासी माहौल में शिद्दत है इसको भी फ़ील किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून, PDM की जमातें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनसे मुतल्लिक बयानात भी आ रहे हैं और अदालती समाअत के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इस तमाम तर मामले के लिए हमारा सवाल कुछ यूँ है कि जो माहौल बना हुआ है एक अजीब सी केओटिक सिचुएशन है जहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा, बस हर तरफ केओस ही केओस लग रहा है। इसका नतीजा क्या होगा? अपने तज्जियाकारों के सामने यही सवाल रखा है। इसके लिए हमें इरशाद भट्टी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुनीफ फारूक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, महमल सरफराज साहिबा, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आप कहिएगा सर, ये जो आज सारा मामला हुआ, जस्टिस मंदोखेल साहब ने भी अपने आप को फिर रिक्यूज़ कर लिया और अब 3 रुकनी बेंच जो समाअत करेगा उनसे दरख्वास्त भी की गई कि फुल कोर्ट बना दें, लेकिन नहीं हुआ। अब इस मामले के ऊपर हुकूमत एतराज़ कर रही है। आज वज़ीर कानून साहब ने भी कहा कि जी इस तरह से सियासी इस्तेहकाम के मामला क्या हल हो सकेंगे? आपकी क्या इसके ऊपर राय है? देखिए मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले मैं समझता हूँ कि इस वक्त फुल कोर्ट वक्त की ज़रूरत है, फुल कोर्ट बन जाना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब से पहले दिन दूसरे दिन भी दरख्वास्त दोनों मरतबा की, फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज़ फुल कोर्ट बना दें प्लीज़। ये इस एक मरतबा बहुत मामला ज़्यादा संजीदा हो गया है और मामला पूरे मुल्क का हो गया है, आइन का हो गया है, फुल कोर्ट बना दें और जो फुल कोर्ट फैसला करे फिर वो सबको मंजूर होगा। अगर इस बेंच ने फैसला कुछ कर दिया तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि कहेंगे कि हम आज खुद नोटिस तो ख़त्म हो चुका था 3 से, लोग तो हुकूमत तो ये कहेगी, और इस बेंच का फैसला नहीं मानेंगे तो फिर भी हमने फुल कोर्ट की तरफ ही जाना है, तो लिहाजा फुल कोर्ट बना दें। अब आ जाए सवाल पे मैडम शेख, बदतरीन मुआशी बुरहान है इस मुल्क में। IMF का कोई अता पता नहीं कि वो मान रहा है कि नहीं मान रहा, लगता है वो हम पे भरोसा नहीं कर रहे, लगता है कि इसहाक डार साहब बर्बादी मईशत फेल हो चुके हैं।
और बदतरीन मुआशी बुरान ऐसा है कि आटे की लाइनों में लगे लोग 11 लोग हो गए हैं जो अगले जहान जा चुके हैं, आटा लेने आए थे। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत ने मत मार दी है और आवाम रुल रही है। बदतरीन मुआशी बुरान के बाद बदतरीन सियासी बुरान है। नफ़रत, तकसीम इंतहा तक पहुँची हुई है और कोई किसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं। दहशतगर्दी की लहर है और ऊपर से बदतरीन आइनी बुरान है। मैडम शेख, बात मेरा सहाफ़ी तेरा सहाफ़ी, मेरा ब्यूरोक्रेट तेरा ब्यूरोक्रेट, मेरा जर्नैल तेरा जर्नैल से होते हुए मेरे जज और तेरे जज पर पहुंची हुई है। मैडम शेख, पार्लियामेंट अधूरी है, इखलाकी बरतरी के बगैर है, किसी और मुल्क की सबसे बड़ी जमात उसमें नहीं है। एहतसाब यक तरफा हो रहा है, मन घड़त जाली मुकदमे बन रहे हैं और इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कोई इदारा भी अपने पाँव पर नहीं है। ठीक है। और बदकिस्मती ये है मैडम शेख कि अदलिया तकसीम हो रही है, हो चुकी है और ये तकसीम खुद ब खुद नहीं आई। ये बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश की गई है और इस काम में माहिर है मुस्लिम लीग। मुबारक हो मुस्लिम लीग को कि 97 की तारीख दोहरा दी है। मैडम शेख, बातें क्या हो रही हैं इस्लामाबाद में? एक चीफ जस्टिस जाएंगे तो दूसरे आएंगे और इलेक्शन 2 साल तक डिले हो जाएंगे। एमरजेंसी लगने वाली है, टेक्नोक्रेट कौमी हुकूमत बनने वाली है, माइनस इमरान खान बात हो रही है, बैकडोर मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। मैडम शेख, मुल्क तमाशा बन गया है, आइन तमाशा बन गया है, जमहूरियत तमाशा बन गई है, पार्लियामेंट तमाशा बन गई है, सिविलियन बालादस्ती तमाशा बनी हुई है, वोट को इज्जत दो तमाशा बन गई है। लग ऐसे रहा है मैडम शेख कि एक इमरान खान के लिए, एक इमरान खान को रोकने के लिए सब कुछ तमाशा बना दिया गया है। एक तरफ कानून साजी हुई है, दूसरी तरफ बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 142 के तहत पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है कानून साजी, सुप्रीम कोर्ट की कानून साजी नहीं कर सकती, उसके लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। सब कुछ मुतनाज़े हो रहा है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, सब कुछ ऐसे हो रहा है कि जैसे कोई तूफान आने वाला है। मुझे नहीं पता चलता कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। अगर एक इमरान खान को रोकने के लिए हो रहा है तो इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क और इस कौम के साथ कोई नहीं होगा। तो फाइनल फिर वही बात कि प्लीज़ चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बना दीजिए। सर, ये मुझे ज़रा बताइएगा, ये जो आप कह रहे हैं इस्लामाबाद में क्या साराइयाँ हो रही हैं और बातें फैली हुई हैं, क्या आपको लगता है कि मामलात इस नहज तक पहुँच जाएंगे या फिर संभाल लिया जाएगा चीज़ों को? क्योंकि इस खदशे का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे पैनल पर बैठे हुए जो एनालिस्ट हैं वो कर चुके हैं बड़ी दफ़ा। मैडम शेख, कौन संभालेगा? मुझे बताइए, आप ज़रा चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, कौन संभालेगा? हुकूमत वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही, अपोजिशन वो सड़कों पर है और केसों में है, अदलिया वो तकसीम हो चुकी है और कौम संभालेगी? वो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत में फंसी हुई है, फ़ौज उस पर तरीके इंसाफ चढ़ाइयाँ करके बैठी है। कौन संभालेगा मैडम शेख मुल्क को? कोई एक बंदा, एक इदारा या एक बंदा भी हम रहने दिए जो गैर मुतनाज़े हो। हमने सारे सब कुछ मुतनाज़े बना दिया है, सब कुछ क्यास में है, सब कुछ बुरान में है और एक बुरान से दूसरा बुरान निकल कहते हैं ना हमने बना दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा फिर इसका एंड बेनिफिशियरी होगा कौन? आप कह रहे हैं अगर आ जाता है टेक्नोक्रेट सेटअप जैसे आप एक बात कर रहे हैं, हाँ, उसमें भी बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है मैडम शेख, कमाल सवाल किया आज आपने। अच्छा, आज जवाब दे दे फिर। रमज़ान मुबारक की इस मुबारक घड़ियों पर आपको और दुखी दिल के साथ मुबारक। बात यह है कि खुद अल्लाह ना करे कि वो वक्त ना आ जाए कि ये जो जब सारे ही लूज़र हों वो वक्त ना आए, क्योंकि वो उसमें मुल्क लूज़र हो, कौम लूज़र हो और ये जो हुकूमत लूज़र हो और अपोजिशन लूज़र हो। कोई किसी ने कोई डेड लॉक है, चारों तरफ से डेड लॉक है मैडम शेख। अनाएं जिद्दें इतनी बढ़ गई हैं कि कोई हाल ही नहीं रहा। ठीक है, इस मुल्क पे रहम करें, कौम पे रहम करें, सारे बड़े मिलकर खुदा के लिए कोई ना कोई अपनी जिद, दुख, अना और गुस्से को कम करें और इस मुल्क का सोचें। सारा कुछ तमाशा बना दिया है मैडम शेख, सब कुछ तमाशा बन गया। ठीक है मेहमान, आप कहिएगा आप क्या नतीजा देख रही हैं इसका? अलीना, एक सेइंग है कि इंसान पहले अपना हाउस एंड ऑर्डर करता है और फिर आगे बढ़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी एक स्टेक होल्डर की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी।
आप अभी जुडिशरी को देखें, आपने कहा चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन और हुकूमत अगर साथ मिलकर बैठे, लेकिन खुद वो अपने फेलो जजेस के साथ तो मिलकर बैठने को तैयार नहीं है, फुल कोर्ट वो बनाने को तैयार नहीं है। फुल कोर्ट को छोड़े, जस्टिस मंदोखेल साहब ने जो बात की है कि उनसे पूछे बगैर जिस बेंच का वो हिस्सा थे एक ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, तो यानी कि आप एक तरफ फुल कोर्ट तो बना नहीं रहे, लेकिन जो जजेस साथ हैं उनसे भी नहीं आप पूछ रहे, डिस्कस किए बगैर आप ऑर्डर जारी कर देते, तो अदलिया की क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? अच्छा, अदलिया की क्रेडिबिलिटी एक तरफ, आप अब दूसरे स्टेक होल्डर पे आ जाए, एस्टैब्लिशमेंट ने तो ये क्राइसिस खुद पैदा किया है। उन्होंने खान साहब को लाने के लिए जो प्रोजेक्ट इमरान था उसके लिए सब कुछ क्राइसिस पैदा किया, तो वो कैसे मीडिएट कर सकते हैं? और वो अपने लोगों का तो एहतसाब कर नहीं सकते, यानी कि जनरल बाजवा हो, जनरल फैज हो, जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो और लोग हों, उनका एहतसाब तो हो नहीं सकता जिनकी वजह से ये क्राइसिस पैदा हुई थी, तो उनकी भी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी अनफॉर्चुनेट, और फिर अगर सियासी जमातों को आप देखें लीना, तो सियासी जमातों में एक ट्रस्ट डेफिसिट है। खान साहब वैसे एक तरफ इनको चोर, डाकू, लुटेरा कहते हैं, दूसरी तरफ जो है वो बात भी अगर करने की बात करते हैं तो उस पर हुकूमत नहीं तैयार होती, क्योंकि हुकूमत ट्रस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर कोई भी जो ये सोच रहे हैं ना कि मैं एक बड़ा बनकर बड़े का किरदार अदा करूं और मैं इन सबको जो है साथ लाके और इस चीज को रिजॉल्व कराऊं, ये कैसे करेंगे जब उन किसी की भी क्रेडिबिलिटी नहीं है? तो फंस गए हैं। आप ये देखिए लीना कि इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली हम इस वक्त जिस क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, मैंने कल भी बात की थी कि हम ये माने या ना माने, सिस्टम कोलैप्स करके है, और ये सिस्टम हर तरीके से कोलैप्स करके है। और इसके लिए इसी वजह से मैंने जो कल भी बात की थी, मैं आज वो दोहराऊंगी जरूर, कि सारे जो स्टेक होल्डर्स है सब के सब, उनको पहले अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी, फिर उनको अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर मिल बैठेंगे और फिर कोई एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तय करें, क्योंकि उसके बगैर हम जिस तरफ जा रहे हैं लीना, ये वाकई ही कोई अच्छी सिचुएशन नजर नहीं आ रही। तो इसलिए इस वक्त मुझे तो लगता है कि बहुत बुरी तरह से जो है सारे स्टेक होल्डर्स भी फंस गए हैं और सबकी क्रेडिबिलिटी इस वक्त कोई नहीं, और सिस्टम जो है वो कोलैप्स की तरफ जा रहा है। बट आप एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं कि जिस तरह भी अदालत में मामला है ये इसी तरह से चलता रहेगा, या फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाएगा, या फिर कुछ और ही इसका टर्न निकलेगा? जैसे भट्टी साहब ने भी एक तरफ इशारा किया। मैडम शेख, फुल कोर्ट पे मुशावरत हो रही है, वैसे मैंने सुना है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट पे मुशावरत हो रही है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में चीफ जस्टिस आए और फुल कोर्ट बना दें। सर रुकावट क्या है? तरफ बात जाए, रुकावट क्या है? आज भी बहुत अच्छी चीज होगी कि अगर फुल कोर्ट बन जाए, क्योंकि अगर फुल कोर्ट पहले दिन ही बन जाता तो ये जो सारा कुछ सुपीरियर जुडिशरी में हम देख रहे हैं ये इस तरीके से सामने आता भी ना। लेकिन देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही फुल कोर्ट बनाने में मसला जो आप भी पूछ रही है, क्या मसला है? क्या ये कोई ईगो का मसला है? क्या ये कोई और मसला है कि आप दूसरे जजेस के साथ बैठना ही नहीं चाहते, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, उनकी बात नहीं सुनना चाहते? ये क्या मसला है? लेकिन अगर बना दें तो काफी चीजों का हल तो यहाँ से निकलेगा। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि जब तक ये अपनी गलतियां सारे स्टेक होल्डर्स नहीं मानेंगे, हर इदारा, हर एंटिटी अपने तौर पर अपनी गलतियां देखे, अपने हाँ, आ रही हैं, ठीक है, बाजवा लीक्स आ रही हैं, कुछ जुडिशियल लीक्स आ रही हैं, पॉलिटिशियंस की तो आती ही रहती हैं, तो आपके सामने ही है सब कुछ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मुनीब, आज हमने देखा एक सर्कुलर जारी होता है, जस्टिस काजी फाजीसा, जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो कल ऑर्डर दिया उसको वीटो कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। एक तो ये बताइएगा ये किस तरह की रिवायत पड़ रही है, और ये जिस तरह से क्योटिक सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ इशारा किया है या पूछा उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कि हुकूमत और अपोजिशन बैठ के मुज़ाकरात कर ले, जैसे पीटीआई ने गारंटी दी है वैसे कोई गारंटी दे अगर तो बैठ के बात हो जाए, वरना फिर हम देखते हैं। आप क्या इसका नतीजा देख रहे हैं सब चीज़ों का? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो एक बुनियादी बात मैं कर दूं कि जो आइन की रूह से, और ये बिल्कुल जायज डिमांड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो, क्योंकि आइन के अंदर वो लिखा हुआ है, लिहाजा वो तो बात बहस तलब है नहीं। हाँ, अदालत उसमें कोई अगर तौजीहात पेश की जाती हैं, बताया जाता है कि मसाइल हैं, और अगर वो उस पर मामला हल हो जाता है और कुछ दलाइल के अंदर वजन है, लेकिन उनको सुनना, मेन बात यह है कि उसको सुनेगा कौन। तो दलाइल के अंदर कुछ वजन है, लेकिन अदालत के ऊपर है, अगर अदालत उससे डिसाइड करना चाहे तो कर सकती है। इशू ये नहीं है कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात के ऊपर कोई डिवीजन है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जी शऊर आदमी इस पर कोई ये कह सकता है कि नहीं आइन में लिखा हुआ लेकिन फिर भी नहीं मानना। ठीक है, कुछ लोगों के आर्ग्यूमेंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा इशू ये है
कि आपके मुल्क का इंसाफ देने वाला सबसे बड़ा इदारा इस वक्त बदतरीन इंतशार का शिकार है, और उसकी वजह बहुत माजरत और अदब के साथ वो फैलाया हुआ गंद है जिसका आगाज 2016 में, और एक साइड उसकी वो थी जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की थी, जो कि काफी हद तक घर जा चुकी है, खत्म हो चुकी है। उसका एक और चैप्टर था जिसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया और एक स्टॉक पाइल क्रिएट किया अदलिया के अंदर। वो मौजूद था, काफी हद तक मौजूद रहा, लेकिन उसका इम्प्रिंट अभी भी मौजूद है, वो फैन क्लब भी कहलाता है। अब मसला ये है कि अगर इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब आज वो मेरे लिए भी बड़ा हार्टनिंग है कि वो जस्टिस मिजाज नकवी साहब के हवाले से फरमा रहे थे कि मैंने उनको बेंच में रख के किसी को मैसेज दिया। हुजूर वाला, ये मैसेज आपने किसको दिया? आपने क्या ये मैसेज पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को दिया है या आपने ये मैसेज पीडीएम की हुकूमत को दिया है? सबको पता है कि ऑडियो टैपिंग कहाँ होती है और ऑडियो टैप्स किसके पास अवेलेबल होते हैं। क्या किसी भी जज के खिलाफ अगर कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला आता है, काजी फायद ईसा साहब के हवाले से तो किसी के आंख में आंसू नहीं आया, वो तो मामला चला और उन साहब को उनकी एहलिया और बच्चों समेत जो कुछ देखना पड़ा, और वो जो एसिड रिकवरी सो कॉल्ड यूनिट था उसके तहत जो कुछ भी किया गया, सदर ने भी आंखें बंद करके उसमें मोहर लगा दी। उस वक्त तो किसी की आंख से आंसू नहीं झलका। आज झलक उठा है, वहां तो कोई ऑडियो एविडेंस नहीं थी, चले एडमिसिबिलिटी की बात छोड़ दें, वहां तो कोई किसी मुबैना ट्रक का जिक्र नहीं था, यहाँ तो है। वहां पर तो 5-5, 6-6 रेफरेंसेस नहीं थे, यहाँ पर तो है। क्या किसी के कान पर जू रहेंगी? चले उस बात को भी छोड़ दीजिए। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपके अपने, जिन्हें कहा जाता है अदलिया में ना, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठते हैं, उन्हें कहते हैं ब्रदर जजेस, ब्रदर माय लर्नड ब्रदर जज। जज एक दूसरे को एड्रेस भी ऐसे करते हैं, बड़ी शुस्ता जुबान में, बड़ी जबरदस्त जुबान में। क्या आप अपने ब्रदर जजेस को इस काबिल नहीं समझते कि आप उन सबको बिठाएं, और अगर वो 15, 13, 17 जितने भी हैं इस वक्त, अगर वो ये फैसला कर देते हैं तो कोई शख्स भी, मैंने तो बुनियादी बात की ना कि 90 दिन में ठीक है कराना जरूरी है, लेकिन कोई शख्स भी फिर ये नहीं कहेगा, ना कोई हुकूमत कह सकती है कि जी ये फैसला दुरुस्त नहीं है, इसमें तो बायस का आंसर झलकता है। भाई वो कलेक्टिव विजडम होगी पूरी सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि ये मैं जाती तौर पर, देखिए चीफ जस्टिस साहब का मनसब है और अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत अता की है, पर मैं उनको बहैसियत एक तालिब इल्म के भी मैं उन्हें जानता हूँ। मुझे बहुत मायूसी होती है कि जो जिस तरह से उमर अता बंदियाल साहब जितने आला पैमाने के वकील थे, जो उनका एग्जेम्पलरी कॉन्डक्ट रहा हाई कोर्ट के अंदर, और जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए और जब चीफ जस्टिस बने तो हर किसी की यही सोच थी कि शायद बहुत ही जबरदस्त काम होगा। मुझे समझ नहीं आती जाती तौर पर कि मेरे मुल्क के चीफ जस्टिस इस बात से क्यों गुरेजा है कि वो इन लोगों को बिठाएं और हर एक का मुंह बंद कर दें कि अगर आज ये मुतअद्दिद दफा मुतअद्दिद मामलात पे उनसे सदा की जा चुकी है कि आप फुल कोर्ट बना दें, तो इसमें काहे का प्रॉब्लम है भाई? आप बना दीजिए, सबके मुंह पे टेप लग जाएगी। आप फैसला यही आए जो चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं या बाकी जज साहबान की राय, मुमकिन है फैसला यही आ जाए, लेकिन इस बात से जब वो गुरेजा होते हैं तो फिर हर किसी को मौका मिलता है कि इस चीज के पीछे मेथड क्या है। ये जो हम ख्याल बेंच खास तरह के केसेस, खास तरह के बेंचेस के सामने लाना। कल जो पाशा साहब है पाकिस्तान बार काउंसिल के बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा जी 73 केसेस के अंदर जनाब जस्टिस इजाजुल हसन साहब तशरीफ फरमाते और सिर्फ 3 केसेस काजी फायद ईसा साहब को दिए गए। सवाल पूछा जाता है क्यों? ये तफरीक क्यों? अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर ये तफरीक क्यों? ठीक है। अच्छा मुझे बताएं मुनीब, जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, उन्होंने सुना है या उनका तज्जिया है कि आने वाले दिनों में शायद फुल कोर्ट भी बन जाए और मामलात शायद सॉल्व हो जाएंगे कि वो इसके ऊपर हतमी नहीं दे सकते राय। आप किस तरह से देखते हैं इसको अनफोल्ड होता हुआ? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? अगर कोई सियासी मामलात होते या कोई हुकूमतों के होते तो फिर तो इसके ऊपर एक बड़ी फिट मिसाल बैठती है, लेकिन वो शायद यहाँ पर कंटेम्पचुअस हो जाएगी, लिहाजा मैं वो नहीं कहूंगा। चले आप ओवरऑल सिस्टम के ऊपर कह दें, क्योंकि सियासतदानों का भी इस वक्त यही हाल है ना अनफॉर्चुनेटली। बैठ तो मिल के जाना चाहिए था इनको, लेकिन अभी तक वो भी कुछ नहीं हो रहा। बैठ जाना चाहिए था, नहीं बैठेंगे तो ये नहीं। लेकिन अब मामला सियासी मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अब सिर्फ इशू ये है कि अगर इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब ये समझते हैं इतना सब कुछ हो जाने के बाद कि जी अब वो
मखौल भट्टी साहब से कोई मुशावरत हो रही है, पता नहीं ये मुशावरत पहले हो जाती है, अब तक हो जानी चाहिए थी। लेकिन इशू यहाँ पर ये है कि तमाम मौजूद जज साहिबान एक जगह बैठ नहीं सकते और उनकी सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। अगर वो उन्हें बिठा लेते हैं, सब बैठ जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, कलेक्टिव विजडम से फैसला आ जाएगा। बेशक उसकी रेशो इक्वल ना भी हो, यूनानिमस ना भी आए, लेकिन एटलीस्ट कोई फैसला तो आएगा, वो पता तो चलेगा। वो बुरी बात नहीं है अगर इख्तिलाफी नोट आता है। नो, दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज हार्मफुल फॉर द कंट्री। द इशू इज व्हेन द ऑनरेबल जजेस fail to sit together or apply collective wisdom, and they fail to do so, particularly अगर उनको चीफ जस्टिस साहब स्टेयर नहीं कर पाते इस जगह पर, this is the issue। बाकी इस बातें सानवी है कि क्या फैसला आएगा, वो तो बात की बात है ना। आप चीफ जस्टिस साहब से मेरा बल्कि एक पाकिस्तानी ये इस्तफसार भी है, इस्तदलाल भी है, हुजूर वाला आप बनाइए फुल बेंच और बिठाइए सबको, आ जाएगी कलेक्टिव विजडम सामने, कोई नहीं बोलेगा, फिर कोई ये तो नहीं कह सकेगा। ठीक है, ये तो हम एक इदारे की बात कर रहे हैं ना। हम जिस तरह से पहले भी कहा, सियासतदानों को भी यही हाल है जी, आपस में कोई बैठने को तैयार नहीं है, बयानात आ रहे हैं और वो भी एक के बाद एक। होने वाला आगे है क्या, होगा क्या, इसके ऊपर अपने तज्जियाकारों की हम राय जान रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मौजूदा मुल्की सूरत हाल जहाँ पर हर चीज़ इतनी केओटिक नज़र आती है, हर इदारा दूसरे इदारे के सामने आ खड़ा हुआ है, नतीजा इसका क्या निकलेगा, कैसे मामला सॉल्व होंगे, अपने तज्जियाकारों की राय जान रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपकी राय चाहूँगी। जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि अदालती समाअत इलेक्शंस के ऊपर जारी है, वहाँ ऑब्वियसली सियासी माहौल भी गर्म है और ये सारे मामलात इंटरलिंक्ड हैं। आज अदालत में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ और फिर अता तारड़ साहब जो हैं वो इसको तशबीह देते हैं जस्टिस सजाद अली शाह वाले मामले से, और वो कहते हैं कि जी ये सूरत हाल एग्जैक्टली वैसी है। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जी हम मौजूदा चीफ जस्टिस और अदलिया के पीछे खड़े हैं, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर सूरत हाल मुस्लिम लीग नून ने 2007 वाली पैदा की तो हम फिर सड़कों पर निकलेंगे। क्या आप ऐसे देख रहे हैं इसका हल कि कोई सड़कों पर मूवमेंट चलेगी और मामलात इस तरह से सॉल्व होंगे? अता तारड़ साहब अगर उस वक्त का जिक्र कर रहे हैं तो उन्होंने जो सज्जाद अली शाह साहब के साथ किया था उससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं थी। और मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके का सलूक किया था उस चीफ जस्टिस के साथ, वो अफसोसनाक सूरत हाल थी। मैंने तो उसको रिपोर्ट किया है उस वक्त, तो मुझे वो उसका जिक्र ना ही करें तो बेहतर है अता तारड़ साहब। दूसरे ये कि मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं और आज तक सुना भी नहीं और ना कभी देखा है कि किसी एक मुकदमे में कितने मोड़ आए हों। और वो बिल्कुल मुझे जिस तरीके से मोड़ आ रहे हैं वो मुझे जॉन एलिया से माजरत के साथ ऐसा लगता है कि कौन इस बेंच की देखभाल करे, रोज एक बेंच टूट जाती है। उनका शेर था ना कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। तो ये लगता है कि रोज आप देखें 9 जजेस, यानी आप वहां से शुरू करें जब 2 जजेस दरख्वास्त करते हैं, 9 रुकनी बनता है, फिर 2 जजेस माजरत करते हैं, फिर 7 रह जाता है, फिर 2 जजेस एक अलग मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, 5 रह जाते हैं, फिर 4 हो जाते हैं और अब 3 रह गए। किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था ना, देवदास का दिल इतनी बार नहीं टूटा जितनी बार ये बेंच टूटा है। तो आप ये सोचे ना कि एक भट्टी साहब टाइप कर दिया, एक केस में इतने मोड़ आ जाएं तो उस केस की मेरिट क्या रह जाती है। और चीफ जस्टिस देखिए, फुल कोर्ट आप ये ना करें, फुल कोर्ट की मीटिंग कर लें, लेकिन जो पोलराइजेशन मुझे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है, इवन आप फुल कोर्ट की मीटिंग कर लें, मुझे कोई सोल्यूशन निकलता नजर नहीं आ रहा। मुझे एक अनार्किस्ट सिचुएशन नजर आ रही है माजरत के साथ विद इन सुप्रीम कोर्ट। इस तरह के फैसले जो दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट, ये बिल्कुल वही बात, वही सूरत हाल है, उसी तरह की सूरत हाल हो जाएगी। और ये अल्टीमेटली आप पाकिस्तान के एक ज़माने में, वैसे तो जुडिशरी की हमारी तारीख कोई बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन हम उसी नहज पर जा रहे हैं कि जहां लोगों की नज़र से सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट अगर उठ जाए तो फिर आपका एतमाद किस पे रहेगा। अगर जहां इंसाफ के आप मुंतज़िर होते हैं, अगर वहीं से आपको इंसाफ नहीं मिल रहा और वहां इतने ज़्यादा तनाज़ात का शिकार है, तो फिर आप किसकी तरफ देखेंगे। तो मेरा ख्याल है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर आ गई है
ये सिर्फ चीफ जस्टिस पे नहीं आई है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, बीइंग द हेड ऑफ द। इस बात को जरा इलैबोरेट कीजिएगा, आपका क्या मतलब है जब आप कहते हैं तमाम जजेस पर आ गई है, बाकी जजेस क्या करें फिर? बाकी जजेस यही सूरत हाल को एड्रेस करें ना। कैसे? और विद इन ज़ाहिर है वो पब्लिकली तो ये नहीं कह सकते कि फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन विद इन पब्लिकली तो कह दिया ना उन्होंने, जो इख्तलाफी नोट्स आ रहे हैं उसमें वो पब्लिकली ही इजहार कर रहे हैं। और देखिए फुल कोर्ट इससे ज्यादा क्या करें? नहीं, फुल कोर्ट मीटिंग अगर हो भी जाएगी ना, मुझे नहीं लगता कि इसके ये केस उससे मुतासर होगा। फुल कोर्ट मीटिंग को आपने देखना यह है कि आइंदा बेंचेस किस तरह बनेंगी, आइंदा सो मोटो किस तरह लिया जाएगा, आइंदा चीजें सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे चीजें आगे किस तरह बढ़ेंगी। वरना हमने नहीं देखा कि सिटिंग जजेस को कभी भी इस तरीके से जो है रिडिक्यूल किया गया हो। तो ये सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस केस को मैं समझता हूं कि मुझे नहीं याद पड़ता, कोई अगर मुनीब या कोई भी लॉयर मुझे बता दे कि किसी एक मुकदमे में इतने ज्यादा मोड़ आए हों कि जहां एक जजेस से दूसरे जजेस आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या आप ये समझ रहे हैं कि जैसे कि कुछ जज साहिबान ने अपना माइंड ये भी जाहिर किया कि शायद सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर इतनी जल्दी इस मामले के ऊपर अपनी राय नहीं जाहिर करनी चाहिए थी, नोटिस नहीं लेना चाहिए था, पहले लोअर लेवल पर हाई कोर्ट्स में इसको हल हो लेने देते? क्या आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं? अलीना नोटिस देखिए, नोटिस जिस अंदाज में लिया गया ना, या तो चीफ जस्टिस खुद सिचुएशन को देखते हुए नोटिस ले लेते। ठीक है। उन्हें दो जजेस एक एसएसपी के केस की हियरिंग सुनते हुए मशवरा देते हैं कि आप सुओ मोटो ले लें, और वो फौरन ले लेते हैं। अब वो दो जजेस की ही कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी हमारी। ठीक है। उन दो जजेस को ऐसे ही एक केस में ऑल ऑफ अ सडन ये क्या नजर आया कि उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा आप नोटिस, वहां से कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। दूसरी बात इलेक्शन है, एवरीवन सेज और सबको सब यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं उन सबकी मुत्तफका राय है कि 90 रोज में इलेक्शन होनी चाहिए, खत्म होगी बात। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को खुद कंट्रोवर्शियल बना दिया। अच्छा। इस मामले पे खुद तनाज़ात खड़े। आप मुझे बताएं हम इस जजमेंट को किस तरह पढ़ें? ठीक है, 2 रुकनी बेंच का जजमेंट पढ़ें, 3-4 का जजमेंट पढ़े, क्या पढ़े हम इसको? बिल्कुल, और ये बड़ा बुनियादी नुक्ता है, इसके ऊपर आज मंदोखेल साहब ने भी कहा है कि इस नुक्ते को सबसे पहले एड्रेस करना बड़ा जरूरी है, इसके ऊपर वजाहत बड़ी जरूरी है ताकि आगे चल सके। मैं जरा ये भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग ये क्यों समझते हैं कि अगर ये दोनों सूबाई असम्बलीज में इलेक्शंस नहीं हुए वक्त के ऊपर, तो फिर जो अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस होने वो भी नहीं हो सकेंगे। लेकिन मुझे पहले न्याजी साहब को, भट्टी साहब प्लीज मुझे न्याजी साहब को पहले शामिल कर दें, हमारे पास वक्त जरा कम रह गया। न्याजी साहब, सर आप कहिएगा, ये जिस तरह से सूरत हाल बन गई है, गो कि आपने बड़ी दफ़ा इस तरफ इशारा किया और आपने बहुत से और खदशात का भी इजहार किया, सर अब होगा क्या? अलीना, मैंने सर से कल भी तस्कर किया था कि जब आज से 3500 साल पहले एरिस्टोटल ने कहा था कि लॉ और जस्टिस आर नॉट एनफ, उन्होंने कहा था उसके लिए आप इक्विटी देंगे, इक्विटी। अच्छा, ये कुरान ने क्या कहा है कि हक पर फैसले करो। देखिए, ये ऐसी सूरत हाल आई है कि मैंने आपको कितने कहा है कि क्या सिचुएशन है कि आज हमारा आईन भी मसला इसकी सोल्यूशन नहीं देता, और मावरा आईन तो है ही डिजास्टर, वो तो है ही तबाही। हम सारे कहते हैं जी कि आईन कहते हैं 90 दिन का इलेक्शन होनी चाहिए और होने चाहिए थी। मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा जी मैं वो बंदा हूँ कि जो अपने आप को समझता हूँ कि मेरी गैर मुतज़लज़ल ईमान है, कुरान के बाद सबसे मुक़द्दस डॉक्यूमेंट है आईन। मैंने हर उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ जो थोड़ा भी आईन को बेशक अपने फायदे, अपनी मजबूरी के लिए उसका पकड़ता है, तो मैं उसके साथ होता हूँ। क्या है कि जब आईन को नाफिज करते हैं तो पाकिस्तान टूटता है। मतलब खुल के बात करें, आईन नाफिज नहीं करते तो पाकिस्तान टूटता है। कभी ऐसी नैज की आपने छात्र को देखा था? पूरे मुल्क के 22 करोड़ लोग क्या पूछ रहे हैं, गली बाजारों में क्या जी क्या बनेगा, मुल्क किधर जा रहा है, सारे बंदे क्या करें। इस वक्त क्राइसिस बहुत गंभीर है। मुनीब ने जो बातें की, जो मदरसा ने बातें की, मेरी गुंजाइश उसके बाद नहीं बनती। इन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसको एड्रेस किया है। मैं मुनीब ने किया, मैं कहता हूँ ये सारे जो माँ है ना सारे क्राइसिस की, ऑफशोर कंपनी के वो 2 केसेस थे, बल्कि एक केस के अंदर 2 कैरेक्टर थे, इमरान और जहांगीर थी, और एक में से नवाज शरीफ था। उन ऑफशोर कंपनी के ऊपर एक ही यही होता है, फैसले हक पे करो, जब लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस। आपने वहां से एक्सरसाइज शुरू की, फिर उसके बाद जब परवेज इलाही को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो क्या साथी का साथ देखा कि आइन उसी बैंक के जज ने लिखा कि हम आइन को रीराइट कर रहे हैं। किसने कहा था? आइन में वो पागल थे जिन्होंने बताया था कि आप दोबारा इलेक्शन कराएंगे, लेकिन
वोट काउंट होगा। इन्होंने कहा कि वोट भी काउंट नहीं होगा। इनको पता था कि इससे क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेंगे। फिर ये असेंबली तोड़ना जो था, क्या जजेस को नहीं देखना चाहिए था कि असेंबली तोड़ने की इजाजत ही ना देते इमरान खान को? एक क्राइसिस क्रिएट, ये आराम से सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कहीं तो नेशनल असेंबली नहीं है जब उन्होंने तोड़ी, तो इन्हीं जजेस ने कहा कि कासिम सूरी के फैसले के ऊपर और फिर सदर मुमलिकत ने सर ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं वो आपकी राय सर, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर वाली जो बात है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का तो बहरहाल इख्तियार है ना कि वो कर सकते हैं। अब उसमें क्या मीम मेख हैं, क्या सर्कमस्टांसेस थे, वो एक आइंदा आगे बड़ी लंबी डिबेट है। लेकिन सर मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, आप यहाँ से आगे किस तरह से इस मामले को होता हुआ देख रहे हैं? क्या अगर निगरान हुकूमत आ जाए, उसके बाद जो सारी सियासी जमातें उनको थोड़ा रेस्ट का टाइम मिले, तो ये थोड़ी सी शिद्दत कम हो सकती है? लीना, मेरी मुलाकात हर उससे हो चुकी है इत्तेफाक से पिछले हफ्ते फॉर द रॉन्ग रीजन राइट रीजन तहरीक इंसाफ के भी लीडरशिप के सामने उठा बैठा, पूरा हफ्ता गुजारा है। क्या कहते हैं? मेरी मुलाकात जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी हुई है। मैं हकीकत बता दूं, और गवर्नमेंट के लोगों से किसी के पास ये हल नहीं है। और ये जो मौका है, ये किसी के पास कोई हल नहीं है, ये तो सबसे तशवीशनाक बात है। लेकिन यहाँ पर मैं महमल की एक बात जरूर दोहराना चाहूंगी क्लोज करने से पहले, कि हर इदारा, हर एंटिटी अगर अपनी तौर पे इंट्रोस्पेक्शन करे और देखे कि कहाँ पर अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है, तो शायद यहाँ से आगे राह जरूर निकले। जनाब इसी नोट के ऊपर इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।